कोडिंग डेड नहीं हुआ है, कोडिंग इवॉल्व हो गया है। अब ये कहने का मेरा क्या मतलब है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो अभी कुछ दिनों पहले डीप सीक नाम का एआई मार्केट के अंदर आया है, जिसके कारण आपको यूट्यूब पर तमाम वीडियोज़ मिल रही होंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोडिंग डेड हो गया है, अब कोडिंग में कोई भी फीचर नहीं है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एआई तो बस एक हाइप है, एआई के कारण कोडिंग में कुछ नहीं होने वाला है। जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सच है वो कुछ अलग ही है और इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस बात पर डिस्कशन करें कि एआई का कोडिंग पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ डीपसीक क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, इसीलिए मैं बहुत ही ब्रीफ में, शॉर्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं deepseek.com पर आ गया हूँ। ये चाइनीज़ एआई मॉडल है जो कि ओपन एआई को टक्कर दे रहा है। यहाँ पर ये देखो, इनके टाइटल में ही लिखा है, DeepSeek R1 is now live and open source rivaling OpenAI's मॉडल O1। तो ओपन एआई का कई सारा मॉडल है, कई सारा एआई मॉडल है, उसके अंदर उसका जो काफ़ी एडवांस मॉडल है वो O1 मॉडल है। एक O3 मॉडल भी है, लेकिन वो अभी पब्लिक के लिए नॉर्मली रिलीज़ नहीं हुआ है। जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए O1 मॉडल रिलीज़ हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मॉडल है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये खुद से सोचता है, ह्यूमन्स की तरह रीजनिंग करता है और सोचता है। तो ये उसी मॉडल को टक्कर दे रहा है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये फ्री टू यूज़ है और ओपन सोर्स है। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर स्टार्ट नाउ का बटन है, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, इसीलिए ये मुझे सीधा चैट के ऊपर ले आया, जैसे चैट जीपीटी का चैट है। अब यहाँ पर हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ पर एक डीप थिंक का बटन है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन देंगे, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये काफ़ी चीप है ओपन एआई से। इस मॉडल को क्रिएट करने में भी काफ़ी कम पैसा लगा है और इस मॉडल को रन करने में भी काफ़ी कम पैसा लगा है। अब काफ़ी कम मतलब काफ़ी कम, लगभग 20-25 गुना कम पैसा इसमें लगा है। तो इसीलिए जो एआई का एक अमेरिका के अंदर पूरा वो था ना, डोमिनेंस था, वो अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। जो एआई का बबल था अमेरिका के अंदर, पूरा स्टॉक मार्केट एनवीडिया का काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया है और काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का क्रैश हो गया है। इसके कारण, क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में ये हमें सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। जैसे कि अगर मैं इसको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्यों ये डीपसीक R1 इतना सस्ता है, तो ये तुरंत थिंकिंग स्टार्ट कर दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये सोच रहा है। सो द यूजर इज आस्किंग व्हाई डीपसीक R1 इज चीपर देन अदर चैटजीपीटी मॉडल्स लाइक चैटजीपीटी 4, लेट मी ब्रेक डाउन दिस फर्स्ट। तो ये पूरी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेगा। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हमने यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको ये आराम से ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है? और इसको हम अगर डीप थिंकिंग मॉडल में नहीं देते तब भी ये प्रॉपर्ली आंसर कर लेता। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो ये उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करता है और ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है इसको दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन चैट जीपीटी के अंदर उसके पास भी इस तरह का मॉडल है, लेकिन वो किस तरह से सोच रहा है वो हमें नहीं दिखाता है। चैट जीपीटी जो है, उसकी कंपनी का नाम है ओपन एआई, लेकिन उनके अंदर कुछ भी ओपन सोर्स जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लोज सोर्स है। लेकिन ये डीप सीक, ये ट्रूली ओपन सोर्स है। इसको अगर आप चाहें तो इनके वेब इंटरफेस से आके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको पिछले 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दूँ, क्योंकि ये मेरा सारा काम करवा दे रहा है, ठीक है? देखते हैं, अगर ये ऐसे ही काम करता रहा जैसे अभी तक काम कर रहा है तो नेक्स्ट मंथ से अपना मैं चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दूँगा, क्योंकि मेरा काम तो फ्री में हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप चाहें तो लोकली डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर जीपीयू है ना, तो इसके कई सारे मॉडल्स हैं। तो ऐसा मॉडल जो कि आपके सिस्टम पे रन कर सकता है, आप अपने यूज़ केस के स्पेसिफिक उसको ट्रेन करके आप अपने हार्डवेयर के ऊपर रन कर सकते हैं। तो उस केस में आपका जो डेटा है वो चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, डीप सीक के सर्वर्स तक जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये डीप सीक जो है ये एक चाइनीज़ कंपनी है। तो आपका, अगर आप वेब से इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका पूरा डेटा वहाँ तक जा रहा है, चाइना के सर्वर्स तक जा रहा है, जो कि उतना सिक्योर नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो इसका जो मॉडल है उसका डाउनलोड करके अपने सिस्टम में लोकली इसको रन कर सकते हैं। और कई सारी कंपनीज़ ऑलरेडी इसको अपने सिस्टम्स में रन कर रही हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी, आपने नाम सुना होगा, परप्लेक्सिटी। तो इन्होंने अपने चैट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया है। आप चाहें तो इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो, डीपसीक R1 का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, ट्राई डीपसीक R1, और इसके लिए लॉगिन करने के लिए बता रहा है, नाउ अवेलेबल इन प्रो सर्च एंड होस्टेड इन यूएस। तो ये पूरा होस्टेड है यूएस के अंदर। और अब जब आप इसके थ्रू R1 को यूज़ करेंगे तो आपका डेटा वहाँ तक नहीं जाएगा,
चाइना तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद से भी इसको होस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया डीपसीक R1 के बारे में। अब हम ये बात करते हैं कि किसी भी एआई मॉडल के आने के कारण हमारे कोडिंग के फील्ड में क्या दिक्कत आने वाली है, क्या इम्प्रूवमेंट आने वाली है और क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो चेंजेस डिस्कस करने से पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के टाइम पर जो एआई है वो क्या कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हमारा नोड.जेएस का कोर्स ऑनगोइंग है। नोड.जेएस मैं पढ़ा रहा हूँ कोर्स के अंदर। उस कोर्स के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ जो कि गूगल ड्राइव जैसा कुछ रहेगा, जहाँ पर हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकें और फिर डाउनलोड कर सकें जब जरूरत पड़े, और अलग अलग यूजर्स अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोर्स के अंदर। अब उसका बैकएंड तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन उसका फ्रंट एंड मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा था कि अब फ्रंट एंड में इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। हम बैकएंड पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते टाइम जो मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बैकएंड भी बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बैकएंड भी एआई से बनवाता। ठीक है, तो फ्रंट एंड जो है वो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी का ओवन मॉडल लिया और उससे मैंने इसका फ्रंट एंड बनवा दिया। हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि हमने क्या बनाया है, और पूरा देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा, कितना कोड मैंने लिखा है और कितना कोड चैट जीपीटी के ओवन मॉडल ने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चैट जीपीटी का ओवन मॉडल है और जो डीप सीक का R1 मॉडल है, ये दोनों एकदम नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। मतलब जो काम चैट जीपीटी का ओवन यानी कि पेड वर्जन वाला काम कर सकता है, वो R1 फ्री में कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा लॉगिन का पेज है, लॉगिन नहीं रजिस्टर का पेज है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। ये सारा कोड चैट जीपीटी ने ही लिखा है, मैंने बस थोड़ा बहुत फिक्सेस किए हैं। जो भी फिक्स किया है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ईमेल और पासवर्ड प्रीफिल्ड करके रखा था, इसलिए हम तुरंत लॉगिन कर लिए यहाँ पे। अब जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमें एक इस तरह से लेआउट दिखेगा, हमारा माई ड्राइव दिखेगा और यहाँ पर क्रिएट फोल्डर, अपलोड फाइल्स, और फिर ये यूजर का यहाँ पे बटन रहेगा, यूजर का नेम, ईमेल और लॉग आउट बटन। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करके देखते हैं कि फोल्डर कैसे क्रिएट होता है। देखो, फोल्डर क्रिएट पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होके आ रहा है, और अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबा के क्लोज कर सकते हैं, और अगर हम कैंसिल बटन पे चाहें तो कैंसिल बटन पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। एक मैं फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस नाम का, इमेजेस इमेजेस नाम का फोल्डर। यहाँ पे मैं अगर टाइप करके एंटर प्रेस कर देता हूँ, अगर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तभी क्रिएट हो जाएगा, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तभी ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये इमेजेस नाम का एक फोल्डर बन गया है, इस फोल्डर के अंदर मैं जा सकता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, अभी मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं फाइल्स। हम चाहते तो रूट फाइल्स के अंदर भी, रूट फोल्डर के अंदर भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन मैंने एक फोल्डर भी बना लिया यहाँ पे। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस को अपलोड कर सकता हूँ, जैसे कि ये इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा प्रोग्रेस के थ्रू ये अपलोड हो रहा है। अगर मैं कोई बड़ी फाइल यहाँ पे अपलोड करूँ, यहाँ पर मैं एक बड़ी फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि ये 2 GB की फाइल है। ठीक है, तो इसको मैं अपलोड करता हूँ। ये देखो, ये फाइल अपलोड हो रही है, ये काफ़ी बड़ी फाइल है और प्रोग्रेस के थ्रू प्रॉपर ये अपलोड हो रही है। ये प्रोग्रेस की फंक्शनैलिटी ये चैट जीपीटी ने ही इंप्लीमेंट की है, और यहाँ पर हमने किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं किया है, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है, प्रॉपर प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है। मतलब रिएक्ट जेएस के अंदर ये कोड लिखा है, लेकिन रिएक्ट जेएस में भी कोई लाइब्रेरी अपलोड करने के लिए, या ये जो प्रोग्रेस दिख रहा है ना, इसको दिखाने के लिए कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं हुई है, और बैकएंड के अंदर भी कोई लाइब्रेरी नहीं है। प्रॉपर प्लेन नोड जिसके अंदर ये पूरा काम हो रहा है। ये 2 GB की फाइल प्रॉपरली अपलोड हो गई है, और अगर हम चाहें तो इसको प्ले भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो गया वीडियो। मैं इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इमेजेस को ओपन कर सकते हैं, ये इमेज ओपन हो रही है प्रॉपरली। मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। बैक करने के लिए अल्ट और बैक एरो का शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ये चाहूँ तो मल्टीपल फाइल्स भी सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर सकता हूँ। मैंने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर दिया है और एंटर प्रेस कर दूंगा तो मल्टीपल फाइल्स अपलोड होंगी और सबका प्रोग्रेस दिखेगा। और जब सारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी तो ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पर फाइल्स को रीनेम करने की फंक्शनलिटी है, डाउनलोड करने की फंक्शनलिटी है। अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे F11 दबा देता हूँ, मैंने फुल स्क्रीन करके रखा था, ये डाउनलोड हो गई ये फाइल। अगर मैं ये streams.mp4 इसको मैं डाउनलोड करूँ तो ये भी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो ये डाउनलोड करने की भी फंक्शनलिटी, बैकएंड का जो पूरा कोड है वो मैंने लिखा है, अपने हाथ से लिखा है, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर जो कोड है ये सारा कुछ चैट जीपीटी ने लिखा है। ठीक है, अभी क्या कोड लिखा है वो कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर रीनेम करने की फंक्शनलिटी है, हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे
मैं चलो फेविकॉन से लिख के मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। तो आपको ये पूरी फंक्शनैलिटी दिख रही है, मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर बैक जाता हूँ तो मैं इस पूरे फ़ोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ और सारी फाइल्स जो हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएँगी। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर एआई ने क्या-क्या डेवलप किया है और मैंने यहाँ पे क्या फिक्सेस किए हैं यहाँ पे। तो जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब कुछ एआई ने डेवलप किया है, एक्सेप्ट ये एक फीचर में अटक गया था, वो था मल्टीपल अपलोड्स। ये मल्टीपल, जैसे मल्टीपल फाइल्स मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो मल्टीपल फाइल्स आपको प्रोग्रेस के थ्रू अपलोड होती हुई दिख रही हैं। तो मल्टीपल फाइल्स अपलोड तो हो रही थी, लेकिन ये प्रोग्रेस सबका नहीं दिख रहा था, बस केवल एक का ही प्रोग्रेस दिख रहा था। तो इस चीज़ को मैंने फिक्स किया, बाकी सब कुछ इसने किया है, ठीक है। तो अब इसका कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसने कोड बना के दिया है। पहले तो इसने एक ही फाइल के अंदर बना के दिया था, बड़ी सी फाइल थी, मैंने उसको बोला कि इसको अलग-अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो। तो ये देखो अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का कंपोनेंट है, डायरेक्टरी मॉडल का कंपोनेंट है, डायरेक्टरी क्रिएट डायरेक्टरी का मॉडल का कंपोनेंट है और डायरेक्टरी हेडर कंपोनेंट, ठीक है। डायरेक्टरी आइटम, ये हर एक आइटम्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। डायरेक्टरी लिस्ट कंपोनेंट है, ये सारा कोड इसने लिखा है, ये सारा कोड। और फिर यहाँ पे सीएसएस फाइल्स हैं, ये वाली सीएसएस फाइल नहीं है शायद, ये है डायरेक्टरी व्यू सीएसएस फाइल, इधर है ये वाली फाइल। तो यहाँ पर ये पूरा इसने सीएसएस लिखा है, इतना सारा कोड, ठीक है। और ये फिर एक डायरेक्टरी व्यू कंपोनेंट है, काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है ये। तो ये सारा कोड इसने लिखा है और फिर ये लॉगिन का, रजिस्टर का ये कंपोनेंट, ये सारा कंपोनेंट इसने बना के दिया है। तो मैंने बस क्या किया है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब इसको बनाने में मुझे लगभग 4-5 घंटे का टाइम लगा है। चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा था, फिर भी प्रॉपर ये यूआई बनाने में और इसको प्रॉम्प्ट देने में, कस्टमाइज़ करने में 4-5 घंटे का टाइम लगा। अगर इसको स्क्रैच से बनाना होता तो मुझे 1 दिन का पूरा टाइम लग जाता। और यूआई यहाँ पे जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारा कुछ इसने ही खुद से ही ढूँढ के लगाया है। मैंने कोई भी आइकन इसको बताया नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे प्रॉपर आइकन लगा दो हर एक चीज़ के लिए, तो मुझे आइकन्स ढूँढने पड़ते, लगाना पड़ता सारा चीज़। इसने खुद ही रिएक्ट की कोई लाइब्रेरी यूज़ करके लगा दी है। अब ये इतना सारा काम कर पा रहा है, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, इतना जो काम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक जूनियर डेवलपर को ये करने में कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये मल्टीपल अपलोड्स की फंक्शनैलिटी है ना, ये कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। और कंस्ट्रेंट यहाँ पर ये था, मैंने ये कंस्ट्रेंट रखा था इसके लिए कि कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं यूज़ करनी है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करके करना है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और ये सारी चीज़ें एआई कर पा रहा है। अब आप एज़ अ जूनियर डेवलपर, आप तो इसको सोच के डर जाएँगे कि इतना कुछ एआई ने कर दिया, अब मेरा क्या काम बचा? क्योंकि मैं तो यूज़ इफ़ेक्ट में ही फँसा रह जाता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट में कब क्या डालना है, यूज़ स्टेट क्या होता है, यही नहीं समझ आता है, ठीक है। ये पता नहीं क्या-क्या, मतलब इतना एडवांस चीज़ें लिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ तो डायरेक्टरी व्यू, यहाँ पर ये पूरा एकदम क्यू बना के प्रॉपर्ली ये अपलोड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फाइल्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल फाइल्स को ये ब्रेक डाउन करके और एक-एक करके ये प्रोग्रेस मैप सेट कर रहा है, ठीक है। और धीरे-धीरे ये क्यू को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस क्यू का एक फंक्शन है। यहीं पर मैंने थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ेशन किया था, जिसके कारण दिक्कत आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर इसने कुछ एक्स्ट्रा कोड लिख दिया था। मैंने एसेंशियली कुछ कोड को रिमूव ही किया है, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो देखो, अब जो कोडिंग है वो इवॉल्व हो चुकी है। आप ये बात माने या ना माने, आज नहीं तो कल आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि एआई इज़ द फ्यूचर। और अगर आपने एआई को सही से यूज़ नहीं किया, तो आप इस फील्ड में पीछे रह जाएँगे। तो आप सोच रहे होंगे कि एआई को आखिर कैसे यूज़ करना है? तो एआई को यूज़ करना है टू लर्न फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में जाना है आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई थी, वो कोई भी जूनियर बच्चा नहीं सॉल्व कर सकता है। उसको केवल ऐसा ही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग हो रिएक्ट की, जावास्क्रिप्ट की, वेब ब्राउज़र्स की। जिसको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में जो भी कोड है, जैसे कि CRUD ऑपरेशन या लॉगिन ऑथेंटिकेशन या कोई भी मॉडल बनाना, पॉपअप बनाना, यूआई बनाना, ये सारे काम चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई करेंगे। और फ्यूचर में हमारे वीएस कोड के अंदर, हमारे कोड एडिटर के अंदर एआईज़ फ्री में इंटीग्रेटेड मिलेंगे। अब ये जो डीप सीक का जो मॉडल है, ये ओपन सोर्स और फ्री है, तो फ्यूचर में हो सकता है कोई
ऐसा एक वीएस कोड के साथ उसका इंटीग्रेशन कर दे, है ना, ताकि वो हमारे लोकल सिस्टम में भी रन कर सके। तो हमारा जो एडिटर होगा वो एआई से इनेबल्ड रहेगा और हमें बस केवल बताना रहेगा कि हमें क्या चाहिए, वो पूरा बना देगा। लेकिन इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब नहीं जाएगी, इससे केवल और केवल उन लोग की जॉब जाएगी जो केवल रिपीटेटिव और बेसिक काम कर रहे थे, जो ओवरऑल सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, ओवरऑल हमारी एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, कैसे बैक एंड फ्रंट एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रही है, जिसको फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो फंसेगा, उसको दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं है कि एआई अगर पूरा कोडिंग का काम कर ले रहा है तो आपको कोडिंग नहीं सीखना है, आपको कोडिंग सीखना है। देखो, आप इसको इस एनालॉजी से, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पहले हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपना पूरा डॉम मैनिपुलेशन करते थे, फिर रिएक्ट आया तो हम रिएक्ट का यूज करके करते हैं, लेकिन रिएक्ट पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट की प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना। कुछ लोग, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, सर जी आप ये जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं या जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कंपनीज में तो रिएक्ट यूज होता है, आप नोड जेएस क्यों पढ़ा रहे हैं, कंपनीज में तो एक्सप्रेस जेएस यूज होता है। ऐसे लोग, कुछ लोग हैं वो तो डायरेक्टली सीधा एआई सीख के पूरा ऐप बना देंगे, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रू में, असली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, उसके फंडामेंटल सीखने ही पड़ेंगे। आपको लूप्स, कंडीशनल्स, एक किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। आप उस फील्ड में एकदम एआई का यूज किए बिना आप वो काम करने के केपेबल हों, तब आप एआई से जब वो काम करवाएंगे तभी आप इस फील्ड के अंदर टिक पाएंगे। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप उसको एआई के ऊपर तभी ऑफलोड करेंगे, एआई से वो काम तभी करवाएंगे जब आपको पता है कि वो कैसे करना है। ठीक है, तो पहले खुद करना सीखिए। आप एआई को इस तरह से मत यूज करिए कि एआई का यूज करके ये गेम बना दिया, एआई का यूज करके वो गेम बना दिया और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। कुछ भी नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, आपको एआई का यूज करके लर्निंग करनी है, सीखना है। एआई का यूज करके कैसे कैसे ये बना है, कैसे ये काम हो रहा है, हर एक चीज समझना है। आज आपके पास एक सुपर पावर है, लर्निंग की सुपर पावर है। आप चैट जीपीटी से या डीप सीक एआई से आप कुछ भी सीख सकते हैं और कितनी भी गहराई में सीख सकते हैं। तो इसको ऐसे मत यूज करिए कि हमारे लिए ये चीज बना दो, वो चीज बना दो। जब आपको पता हो कि आप कैसे इसको बना सकते हैं तभी आप उसको यूज करिए। जब तक नहीं पता है, जब तक नहीं समझ आ रहा है, तब तक आप उससे पूछिए और समझिए उसको। एक बार जब आपको समझ आ जाएगा, जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आप उसको बनाइए। जैसे मैंने ये रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई है तो मैं रिएक्ट में बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड बना के दे देगा, मुझे समझ आ जाएगा कि उसने क्या बनाया है। ठीक है, अब मैं रिएक्ट लिख के बोर हो चुका हूँ तो मैं उससे रिएक्ट लिखवा रहा हूँ। रिएक्ट का कोड लिखना मेरे लिए ऐसा फील होता है जैसे कि मैं कुछ सीएसएस कर रहा हूँ, कुछ टाइपिंग जैसा कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मतलब उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, आराम से बन जाता है। तो जब कोई काम आपके लिए इतना आसान हो जाए कि वो बोरिंग लगने लगे, तब आपको वो काम एआई को ऑफलोड करना है। नहीं तो पहले ही अगर आप उसको एआई को दे देंगे, तब तो आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं बढ़ेगी, आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी। आप उसको जान ही नहीं पाएँगे ये कैसे काम हो रहा है। और कभी कोई दिक्कत कर दिया उसने, तब तो गए काम से, फँसे रह जाएँगे। 4-4 दिन, 10-10 दिन लगा देंगे। आप सोचेंगे कि एआई ने कोड बना के दिया है, अब एआई ही फिक्स करेगा। नहीं कर पाता है वो, ठीक है? बहुत कितना भी आगे चल के एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन जहाँ पर एआई फँसेगा, वहाँ पर आपको, हमें एज़ अ डेवलपर ही इंटरवीन करके सॉल्व करना है, ठीक है? तो इस तरह से एआई को यूज़ करना है। एआई को यूज़ करना है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है? अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एआई यूज़ करना है। और जो काम आपके इंटेलिजेंस को ना इंक्रीज़ कर रहा हो, जो काम आपके लिए रिपिटेटिव हो, वही काम आपको एआई को देना है। जब भी कोड के अंदर कोई एरर आए तो ऐसा नहीं करना है कि कोड का एरर पूरा कॉपी करना है, चैटजीपीटी को देना है और जो भी सॉल्यूशन दिया यहाँ पे पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप लर्निंग फेज़ में हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है क्या एरर है, आपको एरर पढ़ना है, समझना है, नहीं समझ आए तो चैटजीपीटी को देना है और पूछना है कि क्या एरर आ रहा है। जो भी सॉल्यूशन दे उसको समझना है, फिर समझ के इम्प्रूव करना है। पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से डिबग करना है। डिबगिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
कैसे हमारा कोड रन हो रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं, कहाँ पर क्या वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स कहीं भी नहीं जाएंगी। कैलकुलेटर्स आ गए, इतनी सारे एडवांस कैलकुलेशन के मैकेनिज्म आ गए, पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को जो बेसिक मैथ्स है वो नहीं पढ़ाया जा रहा हो, सब पढ़ते हैं। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो आईटी वर्ल्ड है, जो कोडिंग का वर्ल्ड है, सॉफ्टवेयर का वर्ल्ड है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग का लॉजिक, ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो ये ना तो कभी सीखना बंद होगा, ना तो कभी सिखाना बंद होगा, ना तो कॉलेज के अंदर सिखाना बंद होगा, ठीक है? बस और ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, एक के ऊपर दूसरा लेयर। जैसे जावास्क्रिप्ट के ऊपर पहले तो जावास्क्रिप्ट भी नहीं था, पहले सी प्लस प्लस था, फिर जावास्क्रिप्ट आ गया, फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिएक्ट आ गया, फिर अभी तो नेक्स्ट जेएस आ गया है, फिर टाइप स्क्रिप्ट भी है उस पर, ठीक है? तो लेयर टाइम के साथ बढ़ती जाती है। अब ऐसा समय आ गया है कि जब आपको पूरा होलिस्टिक ओवरव्यू होना चाहिए, एआई का भी यूज़ करना आना चाहिए, और जब भी एआई फंसे तो उसको अनब्लॉक करना आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपके पास इस तरह की स्किल है तो आप फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगे और बहुत पैसा छापेंगे। पैसे की टेंशन नहीं लेंगे। आपको कोडिंग के लिए पैशन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? कोडिंग के लिए आप पैशनेट हों। आप एरर देख के डरे ना। एरर देखें जब, तो आप सोचें अरे वाह! एरर आ गई, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? इस तरह से आपको अपना एटीट्यूड रखना है। आपको पैसा मिलेगा, पैसा इज़ द सेकेंडरी थिंग। आपको पहले अपने क्राफ्ट को, अपने काम को इम्प्रूव करना है। आपको उस लेवल पर अपने काम को लेके जाना है जब आपको वो काम काम न लगे। जब इस लेवल पर आपका काम जाएगा तब आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकल कर आएगी। नहीं तो आप बस केवल काम की तरह करते रहेंगे, ये काम मिला कर दिया, ये काम दिया मिला कर दिया, ठीक है? आपको इम्प्रूव करना है, और अगर आप मीडियोकर रहते हैं तो उससे अच्छा है कि छोड़ ही दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? आप दूसरे फील्ड में जाइए, क्योंकि ये कॉग्निटिवली काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है। तो अगर आप एआई को इस तरह से यूज़ करते हैं, तब आप रेलेवेंट रहेंगे। आप कितना भी एआई आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एकदम सही टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का, और अपग्रेड करने के लिए आपको एआई यूज़ करना है। आप चैट जीपीटी यूज़ करिए, आप डीप सीक एआई यूज़ करिए, और जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक की गहराई में आपको जाना है, आप एकदम बहुत ही डीप में, गहराई में जा सकते हैं। एआई का यूज़ करके उसको सीख सकते हैं, और जब आप चीज़ों को डेप्थ में सीखेंगे, जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे, तब जो भी एआई द्वारा जनरेटेड कोड रहेगा, आपको उसको रिव्यू करना रहेगा। फ्यूचर में ऐसा ही होगा, ठीक है? एआई कोड जनरेट करेगा, आपको रिव्यू करना है। आप रिव्यूअर रहेंगे, थोड़ा बहुत ट्विक्स करेंगे, और सिस्टम्स को साथ मिलाकर एक एप्लीकेशन बनाएंगे। कोडिंग करने का क्या पर्पज़ होता है? कोडिंग किस लिए किया जाता है? आप बताइए। कोडिंग इसीलिए तो किया जाता है ताकि कोई ऐप बन सके, वेबसाइट बन सके, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोडिंग का यूज़ करके। अब जो कोडिंग का काम है, जब वो एआई कर देगा तो हम और भी इनोवेटिव, और भी क्रिएटिव, और भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स बनाएँगे। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम कोडिंग करने में जा रहा था, वो कोडिंग करने में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व किया, किस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करेंगे, और कोड लिखने का काम पूरा एआई करेगा। एआई एकदम स्क्रैच से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। अब कोडिंग के फील्ड में, एप्लीकेशंस के फील्ड में इनोवेशन बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे पहले जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम पूरा डॉम मैनिपुलेशन करते थे, और हर एक क्लिक के लिए, एक-एक क्लिक के लिए हमें पूरा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिख के हर एक काम करवाना पड़ता था। लेकिन जब से रिएक्ट आया, तो उसने जावास्क्रिप्ट का जो ये एकदम प्लमिंग वाला काम है, एकदम प्लमिंग मतलब नट बोल्ट कसना, ढीला करना, ये सारा काम रिएक्ट ने हैंडल कर लिया। तो हमारी एप्लीकेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन गई, है ना? पहले वेबसाइट्स बोलते थे, लेकिन जब से रिएक्ट आया तो हम वेब ऐप्स बनाने लगे। ऐसे ही एप्लीकेशंस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी। एआई इंटीग्रेट रहेगा। हो सकता है ऐसी एप्लीकेशन आप बनाएँ, कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, जहाँ पर बस केवल आपको बताना हो कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि आपको एक मोबाइल चाहिए जिसमें अच्छा कैमरा हो। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आप सोचिए कि आप अमेज़न के ऊपर जाएँ, और आपको आपको बस केवल ये बताना हो कि
आपको अच्छा कैमरा वाला मोबाइल चाहिए, बस इतना लिखना है या फिर बोल के बता देना है। अब वो आपके सामने पूरा ढूँढ के ले आएगा कितना रिज़ल्ट है और आपको पूरा दिखा देगा, ठीक है? तो ऐसे ही वेबसाइट्स ऑटोमेटिक हो जाएँगी, मतलब ऑटोमेटिक चलने लगेंगी। आप फ्यूचर को इमेजिन करिए, फ्यूचर में आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। आपका जो जॉब का काम है वो डिफरेंट हो जाएगा। आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है? जो कोडिंग का काम है, ये कोडिंग का काम अगर आप किसी रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछेंगे तो कोडिंग का काम इतना होता है, ठीक है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है, वो मेजर काम होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जो बिज़नेस है, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही कोई बिज़नेस का फाउंडर है, वो खुद ही पूरी एप्लीकेशन बना देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस टाइम पर ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जिसको एआई नहीं कर पाएगा। एआई जो एक्जिस्टिंग डेटा है, उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसी तरह की एप्लीकेशन बना रहा है, उसी टाइप की एप्लीकेशन बनाएगा। लेकिन अगर आपको कोई इनोवेशन करना है, कोई नया काम करना है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसके लिए ह्यूमन्स लगेंगे। ह्यूमन की एबिलिटी लगेगी, ह्यूमन की थिंकिंग एबिलिटी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है? आप अपनी जो थिंकिंग की एबिलिटी है, जो आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो नेचुरल इंटेलिजेंस है, ठीक है? आप एआई से बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होइए। एआई के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, उसके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है, वो एआई से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आपको उसको पहले निखारना है, इम्प्रूव करना है और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करके, ठीक है? अगर आप फंडामेंटल्स को छोड़कर आगे भाग जाएँगे, तो फिर दिक्कत है, तो नहीं टिक पाएँगे। अगर आप केवल इसलिए आए थे कि थोड़ा बहुत कुछ सीख लेंगे एचटीएमएल, सीएसएस और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और फिर जॉब मिल जाएगी और बस यही करते रहेंगे, तो मुश्किल है, ठीक है? कुछ दिनों तक अभी रहेगा, लेकिन फ्यूचर में धीरे-धीरे मुश्किल होता जाएगा। आपको अपग्रेड करना है, आपको ओवरऑल पिक्चर का आपको कंप्यूटर साइंस एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ना होगा कि हाँ, कैसे चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हैं, कैसे स्टोर हो रहा है, बाइनरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे एकदम हवा से कैसे नेटवर्क के थ्रू बातें हो रही हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी, तब आप क्रिएटिव हो पाएँगे, ठीक है? तब आप कुछ नया क्रिएट कर पाएँगे। एआई के कारण कोडिंग इवॉल्व हो रही है और आपको भी इवॉल्व होना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में बने रहना है। अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो फंडामेंटल्स पे फंडामेंटल्स पे हमेशा फ़ोकस रखना है। फंडामेंटल्स से अगर आप भागे कि एआई आ रहा है, जल्दी-जल्दी एआई सीख लेते हैं, तो दिक्कत है, तो दिक्कत है, ठीक है? एआई नहीं सीखना है, फंडामेंटल्स सीखना है, कंप्यूटर साइंस सीखना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस और बैकएंड के फंडामेंटल्स और फ्रंट एंड के फंडामेंटल्स सीखना चाहते हैं, तो फ्रंट एंड के लिए तो मेरा कंप्लीट कोर्स है यूट्यूब के ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट है, एकदम 150 घंटे की प्लेलिस्ट है लगभग, 145 आवर्स की। और बैकएंड के लिए और कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के लिए मेरी एक बैकएंड की प्लेलिस्ट है, उसमें फंडामेंटल्स हैं। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा बैकएंड सीखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मेरा पूरा नोड.जेएस का कोर्स है और उसके अंदर मैंने क्या-क्या पढ़ा है, क्या उसका करिकुलम है, क्या-क्या चीज़ें हम सीख रहे हैं, कितनी गहराई में जाके सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस बैकएंड रोड मैप वाली वीडियो में बताया है। अगर आप अपना बैकएंड का और कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कोडिंग करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आ रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।